नमस्कार। अपराध मुक्त भारत मिशन में आप सभी का स्वागत है। क्राइम फ्री भारत मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जो हम सबको समझना होगा, जानना होगा, देखना होगा। लिहाजा आप सभी से अनुरोध है कि अपराध मुक्त भारत मिशन एक महत्वपूर्ण ऐसा मॉडल है जिसके तहत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री जो आज यह मानकर बैठे हैं कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, तो क्या हम एक ऐसे भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिसके तहत जो आज हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने सत्ता हस्तांतरण के षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, और अंग्रेजों ने जो नियम कानून 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, वही सभी नियम कानून दुष्टतापूर्वक हमारे ऊपर थोपे हुए। वही प्रशासनिक व्यवस्था जो भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए बनाई गई थी, वही व्यवस्था आज हमारे ऊपर थोपी हुई है। हमारे राजनेता के द्वारा एक ऐसा पार्टी तंत्र लाया गया है जिसने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। प्रजातंत्र और प्रजा के बीच में ये पार्टी नामक जो है बड़ी जो है व्यवस्था खड़ी कर दी गई है, जो प्रजातंत्र का गला घोट रही है। आज हमारे ये पार्टियां अच्छे व्यक्तियों को टिकट नहीं देती हैं, केवल दुष्ट, दुष्चरित्र, भ्रष्ट, अपराधी चरित्र के लोगों को ही टिकट देती है। ऐसी दुष्ट पार्टी सिस्टम छद्म तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हुए चुनाव जीतती हैं, जिसमें समाचार पत्रों के द्वारा उनके द्वारा पूरा नियंत्रण कर लिया गया है, सोशल मीडिया पे पूरा नियंत्रण कर लिया है, जो विभिन्न सर्वे और रिपोर्ट्स हैं वो भी फैब्रिकेटेड होते हैं। गाड़ियां भेजकर, पैसे देकर उनके लिए लंच और डिनर की व्यवस्था करते हुए आम सभाएं आयोजित की जाती हैं, जो सही मायने में बुलाई गई भीड़ होती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने फ्रीबी बांटकर, साड़ी बांटकर, दारू बांटकर लोगों को मूर्ख बनाकर इतना बुरा काम किया है कि अब इन्हें हमारे द्वारा चयनित प्रतिनिधि कहना एक अपभ्रंश बन गया है। तो इनकी दुष्टता केवल इतनी ही नहीं है कि ये गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं, इनकी दुष्टता बहुत आगे है। इनकी दुष्टता के तहत अनपढ़, गवार, चरित्रहीन, भ्रष्ट और अपराधियों को प्रेफर किया जा रहा है और उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है। पिछले 8 साल में 3 PIR लगाई गई हैं, जिनका मजनून ये था कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए
सचरित्र और साक्षर होना जरूरी है, और यदि चपरासी के पद पर चयन होने के बावजूद भी पुलिस की नेगेटिव रिपोर्ट होती है तो चयन होने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। ये कितनी दुष्टापूर्ण बात है। वहीं पर यह राजनेता जो न केवल हमारे कानून के निर्माता हैं बल्कि हमारे भाग्य विधाता भी बन बैठे हैं, वह अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुश्चरित्र, भ्रष्ट और अपराधी क्यों? तीनों अपील में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपीलकर्ता से सहमति जाहिर की और जनता से इस बात का, पार्लियामेंट से इस बात का अनुरोध किया गया कि हमें पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में मात्र छोटा सा संशोधन करना है कि आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इतना छोटा सा संशोधन। देखिए, ये राजनीतिक दुष्टता है कि इतना छोटा संशोधन करने की बजाय इन दुष्ट राजनेताओं ने अपराधियों को ही टिकट देना ज्यादा श्रेय कर समझा। मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहूंगा। अभी जो पार्लियामेंट, वर्तमान पार्लियामेंट है, जो 2019 से 2024 के बीच में चल रहा है, इस पार्लियामेंट में आपराधिक चरित्र के लोगों की संख्या 44% है, 44%। और ये संख्या 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है उसमें यह बढ़कर अब 51% हो गई है। 2022 में उत्तर प्रदेश के 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपराधिक चरित्र के हैं, विच मेक्स इट 51%। तो 51% लोग आपराधिक चरित्र के हैं। यह संख्या और बढ़कर 2023 में जो चुनाव हुए हैं कर्नाटका असेंबली के, उसमें यह संख्या बढ़कर 55% हो गई है और 97% लोग वो करोड़पति हैं। इससे ये बात सामने आती है कि राजनीतिक दुष्टता देखिए कि जहां एक और सुप्रीम कोर्ट निवेदन कर रही है कि आप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में थोड़ा सा संशोधन कर दें, उसका उल्टा करते हुए इन दुष्ट राजनेताओं ने अपराधियों को प्रेफरेंस किया, अपराधियों को ही टिकट दिया। अब जो भी लोग चुन के पहुंच रहे हैं, क्या वह जो चुन रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो इस पार्टी सिस्टम ने एक पार्टी व्हिप का सिस्टम निकाला है, लिहाजा सभी चुने हुए प्रतिनिधि पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं। लिहाजा अब सभी लोग, जिस जनता ने उसे चुना है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रकार पार्टी ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। दुष्टता के ऊपर दुष्टता की जा रही है। संविधान के प्रावधान को विपरीत, संविधान के फंडामेंटल राइट के विपरीत नियम और कानून बनाए गए। हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को बराबर माना है। फिर और ये प्रतिबंध लगाया है कि किसी को भी जाति, धर्म, रेस और रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है।
तब क्या कारण है कि इन्होंने जाति और धर्म के आधार पर टुकड़े टुकड़ों में बांटकर संविधान का उल्लंघन करते हुए नियम कानून बनाए हैं। मंडल कमीशन शुद्ध रूप से संविधान की इस भावना का, इस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। हमारे दुष्ट राजनेता हमको जाति और धर्म में बांटकर एन केन प्रकार सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। इन्होंने एक के बाद एक घटिया चालें चली हैं और आज भी 75 साल के सत्ता के हस्तांतरण के बाद भी आपके ऊपर आज भी वही गुलामों के नियम थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को, जो 1857 की क्रांति के बाद उन्हें कुचलने के लिए बनाए थे। क्या ये अत्यंत ही शर्मिंदगी का विषय नहीं है? लिहाजा यदि हम पूरा आकलन करें तो सभी, यदि हम पूरा आकलन करें तो सभी नेता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी ये एक राक्षसी व्यवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस राक्षसी व्यवस्था का जान एक तोते में है जिसे राजनेता कहते हैं। इस राजनेता रूपी तोते को बिना पराजित किए इस देश में कोई भी परिवर्तन आना संभव नहीं है। लिहाजा अपराध मुक्त भारत मिशन ने एक ऐसा मॉडल लाया है जिसमें ताज जनता के सिर पर होगा और ये सभी अपराधी, सभी राजनेता मतगणना के पहले, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री जी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के ऐसे राजनेता जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा चुनाव का लड़ना, जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना अपनी बापोती समझ के रखी है। इतना ही नहीं, उनके बच्चों की भी यही सोच है कि उनके पिता के बाद ये बापोती उन बच्चों की है। लिहाजा ये मॉडल इतना पावरफुल है कि ताज भी आपके सिर पर होगा और ये सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे और 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत जमीन पर होगा और 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत आपके पास होगा, जो कि इस देश को गुलामों के नियम कानून से मुक्त करेगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाएगा, उसे संवेदनशील बनाएगा। यदि व्यवस्था में बैठे लोग जानबूझकर गलत निर्णय लेते हैं या विलंब से निर्णय लेते हैं तो उन्हें लाखों में क्षतिपूर्ति देना होगी। आज जो शासकीय सेवा में है, ये सभी शासकीय सेवा गुलामी से भरी हुई है। चंद मुट्ठी भर अंग्रेज उसी कंडक्ट रूल के माध्यम से, उसी एसीआर के माध्यम से, उसी पदोन्नति के माध्यम से और प्लेसमेंट और पोस्टिंग के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को गुलाम बनाए हुए हैं। अब शासकीय सेवा से यह गुलामी दूर हो जाएगी। आपकी एसीआर कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिखेगा, आपका बॉस एसीआर नहीं लिखेगा,
आपका काम आपकी एसीआर लिखेगा, और जब आप काम कर रहे होंगे उसी समय उस काम के सभी एट्रीब्यूट को एक्सट्रैक्ट करके एक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और वही परफॉर्मेंस इंडेक्स आपकी एसीआर होगी। आपको इसी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर पदोन्नति मिलेगी व पदस्थापनाएं मिलेंगी। लिहाजा अब आपकी एसीआर, पदोन्नति और पदस्थापनाएं पारदर्शी तरीके से आपके काम के आधार पर होंगी। अब गुलामी का चौथा स्तंभ है आज का कंडक्ट रूल, जो ये कह रहा है कि चाहे आपका बॉस दुष्ट क्यों ना हो, दुष्चरित्र क्यों ना हो, इन दुष्ट राजनेताओं का चरण सेवक क्यों ना हो, और इनकी चाटुकारिता में वो गलत निर्णय क्यों ना ले रहा हो, उसका आदेश मानने के लिए आप विवश हैं। और यदि आप उसका आदेश नहीं मानते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। वो आपको जो है सस्पेंड करेगा, आपकी डीओ करके कोर्ट मार्शल करके आपको डिसमिस भी कर सकता है। बदले हुए कंडक्ट रूल में जहां एक और आपकी एसीआर आपका बॉस नहीं लिख रहा है, आपकी पदोन्नति को वो प्रभावित नहीं कर पा रहा है नेगेटिवली, आपके प्लेसमेंट और पोस्टिंग को भी प्रभावित नहीं कर पा रहा है, अब कंडक्ट रूल भी बदल दिया जाएगा। कंडक्ट रूल के तहत यदि आप अपने बॉस के गलत आदेश को मूक दर्शक की तरह मान्य करते हैं तो यह जघन्य अपराध होगा, और आपके बॉस को जो सजा मिलेगी वो उसके आप भी भागीदार होंगे। अन्यथा कंडक्ट रूल में यह प्रावधान होगा कि आपको पोलाइट लैंग्वेज में रिव्यू के लिए लिखना होगा कि आपने ये इन चीजों को संभवतः आपका ध्यान नहीं गया है और इसके कारण आपने गलत निर्णय लिया है, इसके ये नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे, लिहाजा अनुरोध है कि इन तथ्यों पर पुनर्विचार करके निर्णय लेने का कष्ट करें। अब बॉस इज ए बॉस इन द सेंस कि जो आपका वरिष्ठ साथी है उसे निर्णय लेने का हक है। आपके रिव्यू के बाद भी वह जो निर्णय उचित समझता है उसे वो लेगा, लेकिन ऐसे सभी निर्णय जिसमें रिव्यू पटिशन को नजरअंदाज किया गया है वह पूरा कंटेंट एक कमीशन के पास चला जाएगा। कमीशन डे टू डे उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। जब यह आंकड़ा 100 तक पहुंच जाएगा तब उस अधिकारी को तलब किया जाएगा और लाइव टेलीकास्ट के तहत हर केस पे चर्चा की जाएगी जहां उस अधिकारी को अपने लिए गए डिसीजन को जस्टिफाई करना होगा। यदि वह अपने निर्णय को जस्टिफाई नहीं कर पाता है तो उसकी नौकरी भी जाएगी और उसे कंपनसेशन भी देना होगा। लिहाजा आपकी शासकीय सेवा से गुलामी चली जाएगी। शासकीय सेवाएं, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल व संवेदनशील होंगी, वह सही समय पर सही निर्णय लेंगी। ऐसा अद्भुत होगा हमारा नया भारत। लॉर्ड मैकाले ने हमारे गुरुकुल सिस्टम को तोड़कर हमारे 18 महाविधाओं युक्त गुरुकुल को जो है तोड़ दिया और उसकी जगह एक घटिया इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया जिसके तहत अंग्रेजी बोलने वाले हीन भावना से ग्रसित लोगों की फैक्ट्री लगाई गई जो बाबू बनने का काम करें। अब इस व्यवस्था को में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रायोगिक शिक्षा को महत्व दिया जाएगा। नीड टू नो बेसिस पर ही कार्यक्रम होंगे, पाठ्यक्रम होंगे और उस पर कार्रवाई होगी। लिहाजा शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होगा। 5, सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा जिसमें बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। यदि आप झूठी एफआईआर करेंगे तो जेल में सड़ जाएंगे। जिसमें 12 घंटे से लेके 15 दिन के अंदर ऐसे अकाट साक्ष्यों को संग्रहित किया जा सकेगा
जो आज पुलिस की सोच और चिंतन का विषय नहीं है। इन अकाट साक्ष्यों को हैश वैल्यू से लॉक करके उसी समय सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी ऑटो जनरेट होकर हर एविडेंस से ऑटो अटैच हो जाएंगे। लिहाजा ये सभी एविडेंस इनफेलिबल हो जाएंगे, अकाट हो जाएंगे और हर हालत में अधिकतम 15 दिन में उन अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। तीसरी सर्टेनिटी के तहत सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस, जिसमें बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा और मजिस्ट्रेट की और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। हम 3 दिन से 30 दिन के अंदर जजमेंट नहीं न्याय देंगे और इसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान होगा, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। जब आप अपील अगेंस्ट जजमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है जजमेंट देने में त्रुटि हुई है, और जब आप अपील अगेंस्ट जज कर रहे हैं, इसमें आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जज ने धूर्तता की है, पर्याप्त साक्ष्यों को अनदेखा देके गलत निर्णय लिया है। ऐसी स्थिति में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वह अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो उन्हें महाअभियोग से अभियोजित करते हुए उनकी जजशिप चली जाएगी और उन्हें क्षतिपूर्ति भी देना होगी। लिहाजा आज के जज जो लॉर्ड बने हुए हैं, वह लॉर्ड की बजाय न्याय अधिकारी होंगे और आम जनता को 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। चौथी सर्टेनिटी के तहत डिजिटल चित्रगुप्त में जहां राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा देते हुए उसमें एक लिमिटेशन रखी जाएगी कि जैसे ही कोई अपराधी, कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसका राइट टू प्राइवेसी जो है वो सीज कर जाएगा और जो डिजिटल चित्रगुप्त है उसके पास सभी कंटेंट हैं, तो वो आपकी एफआईआर भी दर्ज कर देगा, एविडेंस भी दे देगा, आपकी गिरफ्तारी भी करा देगा और 3 दिन से 30 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए सजा होगी। इतना पावरफुल सिस्टम। डिजिटल चित्रगुप्त में ऐसी प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि जब अपराधी अपने घर से अपराध करने निकलेगा तो सिस्टम ये अनुमान लगा सकेगा कि यह अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, इसके साथ कौन है, किस रास्ते का उपयोग ये करने वाले हैं और इनके अपराध का टारगेट कौन होगा। स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के माध्यम से अपराध करने के पहले अधिकांश अपराधियों को गिरफ्तार कर किया जा सकेगा। इस प्रकार ये चौथी सर्टेनिटी, इट विल बिकम द सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। यहां पर एक सवाल उठता है कि यदि आपका पेट खाली है तो प्रिवेंशन की सर्टेनिटी होने के बाद भी जब खाली पेट वाला व्यक्ति ये सोचता है कि जेल जाना उसके लिए श्रेयकर है और वो जेल जाने के लिए कोई अपराध घटित करता है, तो ऐसे अपराध को रोकना बहुत ही मुश्किल काम होगा। लिहाजा 5वीं सर्टेनिटी के तहत सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन है। तो जो सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्टेनिटी। इस सर्टेनिटी के तहत सभी अपराधियों को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा और वह एक जिम्मेवार नागरिक के सज्जन जीवन जी पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में धन की वर्षा रखी गई है और 3 बहुत ही बेसिक परिवर्तन किए जाएंगे। पहला परिवर्तन होगा कि मजिस्ट्रेट सजा को कॉन्करेंटली नहीं चला सकेगा। तो यदि उसने 5 अपराध किए हैं तो 5 की सजा कॉन्जिक्यूटिवली चलेगी।
यदि 5 अपराधों में 2-2 साल की सजा होती है तो वो कॉन्करेंट चला के 2 दिन में खत्म नहीं होगी, 2 साल में खत्म नहीं होगी, बल्कि पूरे 10 साल चलेगी। दूसरा, इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन होगा कि जो फाइन का कंपोनेंट है वो मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं करेगा। फाइन का कंपोनेंट कैलकुलेटेड कंपोनेंट होगा। तो जो पैसा बांटा जाएगा, जिसको हम रेवेन्यू स्ट्रीम कहेंगे, सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बिकम द फाइन कंपोनेंट। इस प्रकार इस व्यवस्था में सभी को धन की वर्षा करते हुए उसको जोड़ को डबल से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे मॉडल के तहत अपराध मुक्त भारत से इतनी धन की वर्षा होगी कि जो सरकार आज सभी साधनों से जितना पैसा कमा पा रही है, उसका 10 गुना पैसा केवल अपराध मुक्त भारत के धन वर्षा मॉडल के तहत होगा। इसी प्रकार पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, और पेपर करेंसी मुक्त भारत में 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी। इस 2% की ट्रांजैक्शन फीस से इतनी धन की वर्षा होगी कि जो सरकार अभी कमा पा रही है, इसका 10 गुना पैसा इस पेपर करेंसी फ्री भारत से होगा। पेपर फ्री करेंसी भारत के तहत आपको जो है ना तो भ्रष्टाचार संभव होगा, ना हवाला संभव होगा, ना टुकड़े टुकड़े गैंग संभव होंगे, ना हथियार गैंग संभव होंगे, और ना ही जो है ड्रग माफिया होंगे। ऐसा अद्भुत भारत होगा। और जब भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा धनराशि है, तब इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि हम अपने देशवासियों से टैक्स वसूल करें। लिहाजा भारत जो है वो कर मुक्त होगा, टैक्स मुक्त होगा। इस अद्भुत भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। एक अकाउंट अर्निंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। यदि माना जाए कि आपके पास पैसा नहीं है और आपने 5 लाख का चेक जारी किया है, आपके अकाउंट में पैसा ना होते हुए भी आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उस 5 लाख की डेबिट एंट्री करके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपका चेक क्लियर होगा। जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो धीरे धीरे पट जाएगा, तो आपको कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत कर्ज मुक्त भारत होगा। तो यहाँ टैक्स मुक्त हो गया, यहाँ पे कर्ज मुक्त हो गया है। और जब आपके डेबिट अकाउंट में, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में लगातार डेबिट एंट्री बढ़ेंगी, तो व्यवस्था में बैठे लोग, सपोर्ट ग्रुप आपके पास पहुंचेंगे और आपकी परेशानियों को समझते हुए, चाहे वो टेक्निकल समाधान हो, स्किल मैन पावर की प्रॉब्लम हो या मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो, आपको सपोर्ट करके उस समस्या को दूर किया जाएगा। लिहाजा भारत में अब कोई दिवालिया नहीं होगा। भारत में पार्टी विहीन प्रजातंत्र, और इसके बारे में बहुत बारीकी से मैंने बहुत सेशन किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा उसे बारीकी से समझें कि कैसे जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, कैसे ऐप के द्वारा चुनाव होंगे जो कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, कैसे लेजिस्लेचर और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन होगा। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में इलेक्ट होंगे उन्हें वोटिंग पावर नहीं होगा। आज देखिए, ये जो एग्जीक्यूटिव हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, आज इन्होंने अपने आप को सर्वशक्तिमान बना लिया है। ये कानून बना रहे हैं, ये जो है पार्टी व्हिप जारी कर रहे हैं, ये सभी की पोस्टिंग कर रहे हैं। लिहाजा पूरा तंत्र इन्होंने अपने अधीन कर लिया है। नई व्यवस्था के तहत सभी व्यक्ति चुने जाएंगे, तो चीफ मिनिस्टर भी चुना हुआ होगा, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सभी डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, और जैसे ही वो लेजिस्लेचर के द्वारा चुन लिए जाएंगे तो उनका वोटिंग पावर सीज कर जाएगा। इसका मतलब है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास वोटिंग पावर नहीं होगा, और वो केवल पार्लियामेंट में या विधानसभा में
प्रश्नों के जवाब देने के लिए बैठेगा, टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड द पार्लियामेंट एंड विधानसभा, और दूसरा न्याय के कानून के ड्राफ्ट लाने के लिए। तो कानून के कई स्रोत होंगे, अकेला पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं, बल्कि कई स्रोत से कानून आएंगे, और जो कानून आएंगे उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को राइट टू वोट नहीं है, लिहाजा शेयर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लॉ, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोविजंस, जहां लेजिस्लेचर को कन्विंस किया जा सकेगा वही कानून बन सकेगा। क्राइम फ्री भारत के एग्रीकल्चर मॉडल के तहत आज किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। मैं चाहूंगा कि आप जो है कैसे खर्चविहीन चुनाव व्यवस्था होगी, कैसे खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा, कैसे 1-to-1 कैनवासिंग एक अपराध होगा, कैसे जो है ये सब काम होगा, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बारे में जो वीडियोज हैं कृपया उसे जरूर सुनें। शालिग्राम जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। शालिग्राम जी आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर। आपको आवाज नहीं आ रही है? हाँ आवाज कम आ रही है। अच्छा, नहीं आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है या कम आ रही है? कम आ रही है। अब कुछ आवाज इंप्रूव हुई? अब कुछ आवाज इंप्रूव हुई क्या? आप एक काम कर सकते हैं, एक बार आप एग्जिट करके जब दोबारा जुड़ेंगे तो आवाज शायद आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो एक बार आप लीव करके उसी लिंक से जरा दोबारा क्लिक करके जुड़िए, तो कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, उससे आपको राहत मिलेगी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे महापरिवर्तित भारत होगा। जब तक शालिग्राम जी ज्वाइन करते हैं तब तक मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि 21 लक्ष्यों के सहित एक महापरिवर्तित भारत होगा, जिसमें आपकी मिट्टी पुनः जो है जीवित हो जाएगी, किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। ये कैसे होगा, इसके बारे में ढेर सारे वीडियोज हैं, कृपया उसे सुने। कैसे क्राइम फ्री भारत के एम्प्लॉयमेंट मॉडल के तहत सभी को रोजगार मिलेगा, कैसे क्राइम फ्री भारत के आयुष मॉडल के तहत सभी लोग निरोगी और दीर्घायु होंगे, कैसे क्राइम फ्री भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के तहत हमारे गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, वो सब डिजाइनर्स हाउस में रह पाएंगे, और इसके लिए उन्हें कर्ज नहीं लेना होगा और कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। जितनी भी वो जो है खर्च होगा वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से क्लियर हो जाएगा, और धीरे धीरे चूंकि आपकी आमदनी 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ रही है, लिहाजा आप आसानी से उसे आसान किस्तों में रीपे कर पाएंगे, और आज आप 8 से 7-8 महीने के अंदर आप जो है अपने घरों में रहने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसा महापरिवर्तित भारत होगा। जनसंख्या के नए नियम के तहत जनसंख्या नियंत्रित होगी। यह 21 लक्ष्यों वाला भारत एक अद्भुत भारत होगा, जहां कोई गरीब नहीं होगा, सभी समृद्ध होंगे, और इस काम के लिए आपको टैक्स भी नहीं लगेगा और आपकी चेक भी बाउंस नहीं होगी। आप जो है कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि बड़ी आसानी से हम जो है अपने इस महापरिवर्तन को जमीन पे उतार पाएंगे। नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये बात कही गई थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्राइम फ्री भारत का ये मॉडल कह रहा है कि आप मुझे मिस कॉल दो, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और जो सदस्य शपथ है उसको आप पूरा कर लीजिए। इतने मात्र से
आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। शालिग्राम जी, अब आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आप क्लियर आवाज है। नहीं, आपकी आवाज कैसी है, कितनी आवाज आ रही है? नहीं, अब ठीक है सर। आप मेरी तो आप सुनाई दे रहा है। आपकी आवाज मुझे कमजोर मिल रही है, इसका मतलब है आप अपना थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, ये अच्छा रहेगा। हाँ, बढ़ा दिया मैंने, आया है आवाज है। हाँ, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। हमारे साथ जो है मिस्टर जो है क्या नाम है, घनश्याम जी, इंजीनियर घनश्याम जी। जी सर, जय हिंद इंजीनियर सर। घनश्याम, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं आपका स्वागत करता हूं और आज चाहूंगा कि शालिग्राम जी को तो हमारे सभी लोग जानते हैं, आप जो है इंजीनियर घनश्याम जी जो है हमारे दर्शकों को जरा अपना परिचय दें। मैं सर बीएसएनएल में वर्किंग था एज ए एजीएम और 31 जुलाई को रिटायर हो गया हूं जी और मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। टीकमगढ़ जी मध्य प्रदेश का मतलब जो जन्म स्थान है, और जी दिल्ली में सेटल है, यही मकान बना लिया दिल्ली में। जी, और अभी मतलब रिसेंटली मतलब रिटायर्ड हुआ हूं बीएसएनएल से एज ए सहायक महाप्रबंधक। बहुत सुंदर। आप एजीएम के तो पद से रिटायर हुए हैं और जी आप जी। टीकमगढ़ जिले से हैं। संभवतः आपको इस बात की जानकारी होगी कि मैं बहुत पहले आपके जिले का एसपी रहा हूं, ये आपकी जानकारी में है क्या? मतलब किस ईयर में रहे हैं सर आप? मैं 89 में आपके जिले का एसपी था। अच्छा, बहुत पुरानी कहानी। एक्चुअली मैं 83 से ही अपना एरिया मतलब जैसे 83 में मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया था, तो मैं ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज से चला गया था। तो मतलब उतना मुझे नॉलेज नहीं है मतलब चलिए, टीकमगढ़ का। तो बहुत सुंदर बात है। 83 से ही सर बाहर है, पहले ग्वालियर रहे फिर दिल्ली आ गए। अच्छा, ये बताइए, आपको अपराध मुक्त भारत के बारे में क्या जानकारी है और इस बात से आप कहां तक संतुष्ट हैं कि अपराध मुक्त भारत के इस मॉडल के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता मतदान के पहले अपने हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे और इस महापरिवर्तन मॉडल के तहत 21 विधाओं के तहत एक महापरिवर्तन जो है जमीन पर उतर जाएगा, जिसमें गुलामों के जो नियम कानून जो कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए बनाए थे और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उन्हें 75 साल के सत्ता के हस्तांतरण के बाद भी हमारे ऊपर थोप के रखा है, और जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बनाई गई थी, जिसके तहत चंद मुट्ठी भर अंग्रेज इन नियम और कानून और इस व्यवस्था के तहत भारतीयों को उत्पीड़ित करते रहे हैं। हमारे राजनेताओं ने, ये लज्जा का और शर्म का विषय है कि वो सब नियम कानून आज भी आप पर थोप के रखे। ये राजनेता स्वयं अच्छे लोग नहीं हैं, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र, भ्रष्ट और अपराधी हैं। और लज्जा की बात है कि यह इतना घटिया तंत्र है कि ऐसे ही चरित्र के लोगों को जो है वो प्रेफरेंस देता है। क्या आपकी में ये जानकारी में है कि 3 PIL इस विषय पर लगाई गई हैं और तीनों PIL में ये बात कही गई है कि अपराधियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार जो है इस बारे में अनुरोध किया कि आप जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में केवल एक लाइन का संशोधन कर दें कि आपराधिक चरित्र के लोग जो है वो टिकट की पात्रता नहीं रखेंगे। इतना सा करने से अपराधी जो है, इस जो प्रजातंत्र से अपराधी दूर हो जाते, और जो आज हमने व्यवस्था गढ़ी है उसमें डेमोक्रेसी कहीं नहीं रह गया है। पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपकी बात रखने की स्थिति में नहीं है, वो पार्लियामेंट में और विधानसभा में पार्टी के हाथ का एक पपेट है,
जो पार्टी लाइन से हटके एक लाइन बोलने की स्थिति में नहीं है, और यदि वो ऐसा करता है तो पार्टी व्हिप के तहत वो सदस्य भी नहीं रहेगा। ऐसा घटिया व्यवस्था जो ना थोप दी है, तो क्या इसे आप प्रजातंत्र कहेंगे, क्या इसे आप डेमोक्रेसी कहेंगे, या पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है और वो हम प्रजातंत्र को खोज रहे हैं, हमें प्रजातंत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं? सर, आपने जो भी मतलब एक्सप्लेन किया है, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूं। और अब इसमें सर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे पार्टी सोचती है कि विनिंग आदमी आना चाहिए, चाहे वेदर क्रिमिनल हो या जो भी हो, वो विनिंग फैक्टर देखते हैं। और पब्लिक भी ये देखती है कि अब जैसे जो भी मुझे पता है कि चुनाव होता है, तो वो भी मतलब उसमें कुछ ना कुछ मतलब उनको कुछ प्रलोभन दे करके वोट बटोरे जाते हैं। क्योंकि जहां जनता लिटरेट नहीं है, तो वहां बिल्कुल डेमोक्रेसी सही नहीं चल सकती है। क्योंकि जनता लिटरेट नहीं है, मतलब उसको कैसे भी मतलब विचलित किया जा सकता है। उनको साड़ी बांट के, उनको दारू बांट के, उनको पैसा बांट के, या धमका करके, जो भी तरीके हैं ना, वो सारी चीज गलत है। और अब ये है कि हमें वो मेजोरिटी चाहिए। अब अब इसमें एक ये भी हो रहा है कि दिन दिन प्रतिदिन नई पार्टियां बनती जा रही हैं। तो या तो एक तरह से हमारी मेजोरिटी कैसे हो। अब जैसे आपका विजन बहुत अच्छा है और मैं पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन अब इसके साथ एक सपोर्ट तो चाहिए मेजोरिटी लोगों का। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो सही वो सही कहने वाले हैं, आगे आए, लोगों को जोड़ें। क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी का यहाँ उदय हुआ, अब वो मालूम चल रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके खुद आदमी जेल में घुसे हैं। इस तरह की चीजें होती हैं सर, के वो पहले आप कुछ करते पार्टी हैं, पूरी बाद में। तरह से आप पार्टी पूरी तरह से दुष्ट पार्टी साबित हुई है। यदि हम जी। आप पार्टी का जो है चरित्र का छिद्रान्वेषण करें, तो अरविंद केजरीवाल ने यह सिद्ध किया है, हे राजनेताओं, उम्र में तो मैं आपका